हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन वेक्टर अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे। इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज की हेल्प से अपन इसको क्विकली यहाँ पे रिवाइज करेंगे। कुछ बेसिक कंसेप्ट अगर मान लो अपन देखें कि अगर मान लो हमारे पास में कोई भी कहीं पे एक ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट a, b, c है। इसको वेक्टर फॉर्म में अगर मेरे को लिखना है तो इसको ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अपन देखते हैं और फिर जाके ओ ए वैक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के फॉर्मेट में अपन लिखते हैं। कभी कभी इस वेक्टर को इस तरीके से भी अपन यूज करते हैं। ये काफ़ी हैंडी रहता है जब आप कैलकुलेशंस कर रहे हो, क्योंकि इतना बड़ा लिखने की बजाय इतना शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो ये पॉइंट की तरह दिखने लगता है और पॉइंट से अपन काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन वगैरह में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज इसका होता है। अब अगर मान लो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में बात की जाती है, जिसको मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक्चुअली में इस लाइन के लेंथ सेगमेंट को बताता है। इस लाइन के लेंथ के बारे में बात हो रही होती है वहाँ पे जब भी अपन किसी वेक्टर पे मॉड लगा रहे हैं, तो उसके कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम पे रूट अगर मैं लगा दूँ तो मैग्नीट्यूड अपने पास में निकल के आ जाता है। वहीं पे अगर मान लो मैं बात करता हूँ यूनिट वेक्टर का, तो उस वेक्टर को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते तो हमारे पास में यूनिट वेक्टर आता है। अब इसी का आगे चल के थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन ये भी होता है कि अगर मान लो मेरे पास में कोई भी दो पॉइंट्स दे रखे हैं, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर अपने को दे रखा है, इसका पोजीशन वेक्टर भी दे रखा है, और फिर ए बी वेक्टर अगर पूछ लेता है तो फाइनल वाला या टर्मिनल वाला जो अपने पास में पोजीशन वेक्टर होता है उसमें से इनिशियल वाले को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारे पास में ए बी वेक्टर निकल के आता है। इस तरीके से दो पोजीशन वेक्टर की हेल्प से अपन एक फाइनल वेक्टर निकाल पाते हैं। अब इसका यूज आगे चल के होता है, जैसे सेक्शन डिवीजन वगैरह है, जब इंटरनली डिवीजन हो रहा होता है या एक्सटर्नली होता है। इंटरनली का मतलब यहाँ पे अगर मान लो मेरे पास ए और बी कोई दो पॉइंट है जिनके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, फिर सी कोई एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर भी अपने को निकालना है एक्चुअली में, और रेशियो यहाँ पे दे रखा है कि ए बी जो लाइन है ए बी वेक्टर को अगर सी वेक्टर के द्वारा m/n के रेशियो में डिवाइड किया जाता है तो उसको सी वेक्टर को अपन यहाँ पे इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे इसको देखो याद करने का तरीका बेसिकली स्ट्रेट लाइन वाला है। जैसे यहाँ पे क्या होता था, जैसे x2 y2 होता था, यहाँ पे x1 y1 होता था, तो फिर हम क्या करते थे कि ये वाला जो रेशियो है उसको x2 से मल्टीप्लाई करते थे और n को x1 से मल्टीप्लाई करते थे। सिंस यहाँ पे x1 y1 x2 y2 ऐसा कुछ है नहीं, a और b है, तो m को b से मल्टीप्लाई करना है, n को a से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड में m प्लस n अपने को कर देना है। और वहीं पे अगर एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में बात हो रही होती है तो केवल यहाँ पे अपने को इतना सा करना है कि जो हम n ले रहे हैं उसको -n से रिप्लेस कर दो, तो अपने पास दूसरे वाला जो फॉर्मूला है वो काफ़ी इजीली बन के आ जाता है। ठीक है, अब यहीं पे फिर क्या होता है कि अगर मान लो अपन से बोल दिया जाए मिड पॉइंट अपने को दे रखा है, ठीक है, मिड पॉइंट बोल दिया सी जो है एक्चुअली में मिड पॉइंट है, जिसका मतलब जो रेशियो होगा वो 1:1 का होगा, m की वैल्यू भी 1 है, n की वैल्यू भी 1 है। यहाँ पे डालोगे तो हमारे पास में a वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइड बाई 2 ये निकल के आता है। अब इसका फायदा क्या होता है कि कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे पास में बोल देगा एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर ए बी सी के अपने को दे रखा है, फिर बोले सेंट्रोइड के बताइए, तो सेंट्रोइड का डायरेक्ट होता है कि तीनों का यहाँ पे एवरेज निकालो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाय 3 अगर मैं कर दूं तो सेंट्रोइड का मेरे पास में पोजीशन वेक्टर आता है। वो कुछ इस तरीके से आ रहा है कि जब सेंट्रोइड वाली मीडियन को अगर अपन बीसी लाइन पे डालते हैं तो अपने को पता है कि एक्चुअली में इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसका मतलब 1:1 का रेशियो होगा। तो डी जो है एक्चुअली में मिड पॉइंट है बीसी का, तो मिड पॉइंट को सीधा सीधा बी प्लस सी बाई 2 करके अपन निकाल लेंगे। अब हमारे पास में एक लाइन बन रही है ए डी, जिसका ए का पोजीशन वेक्टर मेरे को पता है, डी का पोजीशन वेक्टर मेरे को पता है, और जी जो है सेंट्रोइड जो की है उसके द्वारा मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड किया जाता है। तो उसकी हेल्प से अपन सीधा सीधा इस फॉर्मूले तक पहुंच जाते हैं। डायरेक्टली भी अपन इसको काफ़ी इजीली याद रख सकते हैं। सेंट्रोइड अगर निकालना है तो तीनों पोजीशन वेक्टर्स जो दे रखे हैं उसका एवरेज अपन ले लेंगे। अब बात आती है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के बारे में, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है। ए और दो वेक्टर्स अगर ए और बी दे रखे हैं तो उसको अपन ऐसे लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा जो है उन दोनों वेक्टर्स के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे एंगल में भी ध्यान देना, जब भी हम वेक्टर्स के एंगल की बात कर रहे हैं तो उनके इनिशियल पॉइंट को मिला के जो एंगल बनता है उसके बारे में बात हो रही है, और ये थीटा 0 से 180 तक ही होता है। दोनों वैल्यूज यहाँ पे इंक्लूडेड है, इसके अलावा इससे आगे ये नहीं जाता है। ठीक है, अब
जब अपने को दो वेक्टर्स को अगर मान लो नॉर्मल तरीके से दे रखा हो या फिर कैसे भी दे रखा हो तो अपन इसका तो यूज़ कर ही सकते हैं। उसके साथ साथ अगर जैसे ए वेक्टर को इस तरीके से लिख दिया, बी वेक्टर को इससे लिख दिया और ए डॉट बी अगर अपने को निकालना है तो सिंस आई कैप और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, सिमिलरली जे का जे के साथ में 1 होता है, के का के साथ में 1 होता है। क्यों? क्योंकि आई कैप जो है, अगर मान लो ये आई कैप है और 2 आई कैप की बात करोगे तो वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा। दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 होगा, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये इसके बराबर आ जाता है। सिंस आई कैप के मैग्नीट्यूड जो है 1 होता है तो ये अपने पास में यहाँ पे आता है। अब लेकिन जब हम आई कैप और जे कैप का डॉट करते हैं तो दोनों के बीच में, जैसे आई कैप ये वाला है तो जे कैप ये वाला है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। इस वजह से आई कैप का जे कैप के साथ, जे का के साथ, के का आई के साथ करते हैं तो हमेशा 0 अपने पास में आता है। इसी वजह से अब यहाँ पे अगर देखोगे तो A1 को B1 से मल्टीप्लाई कर दो, A2 को B2 से, A3 को B3 से, सबको ऐड कर दो। अब कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि चलो ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर वगैरह में कुछ दे रखा है, कुछ वैल्यूज मिसिंग है और एंगल वगैरह के बारे में बात कर ली जाती है, तो कॉस थीटा अपन यहीं से भी सीधा इसको ड्राइव कर सकते हैं। जैसा कि मैं बोल भी रहा था, यहाँ पे थीटा 0 से 180 के बीच में आता है। और अगर इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में कभी क्वेश्चन में बात की जाए ए डॉट बी की, तो वो एक्चुअली जब थीटा इक्वल टू पाई होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू -1 होगी। तो यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू इसके साथ में -1 आ जाएगा, यानी कि ये वाली इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। और जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, जिस वजह से मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगी। अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग सीन भी होता है, यानी कि जब थीटा इक्वल टू π/2 होता है तो ए डॉट बी की वैल्यू 0 होती है, और जब थीटा 0 से π/2 होता है, या फिर चाहो तो इसको ऐसा बोल दो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब थीटा होता है तो ए डॉट बी पॉजिटिव हमेशा अपने पास में आएगा। कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसे भी दे देते हैं कि एक्चुअली में जो दो वेक्टर्स हैं वो दोनों की बेसिस में यहाँ पे जो थीटा बन रहा है वो एक्चुअली में फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ए डॉट बी पॉजिटिव है, फिर उसके बेसिस पे इनइक्वलिटी बनती है, उसको सॉल्व करना रहता है। लेकिन यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर मान लो सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में बात की जाती है तो अपने को पता है ए डॉट बी <0 यहाँ पे होगा। अब इसका थोड़ा सा आगे चल के अगर अपन और बात करें, यानी कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, तो सिंस ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी जैसे 2 × 3 करो, 3 × 2 करो, आना तो 6 ही है। वही सेम केस यहाँ पे ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, वैल्यू सेम ही आएगी। और जब किसी वेक्टर का खुद के साथ में अपन डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला दो अलग अलग वेक्टर्स के लिए, लेकिन जब सिंगल वेक्टर होता है तो A1 × A1 यानी कि A1 का स्क्वायर, A2 × A2 का स्क्वायर, A3 × A3 ये आता। ये एक्चुअली में क्या है कि उसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर तो लिखा हुआ है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि अगर किसी वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो अपने पास में उसका होल स्क्वायर आता है। और एसोसिएटिव ऑर्डर भी यहाँ पे लगता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी अपन लगा सकते हैं, दो वेक्टर प्लस में तो अलग अलग खोल भी सकते हैं। इन सब से जरूरी, जो ज़्यादा जरूरी जो प्रॉपर्टी है वो ये वाली है कि जब भी अपने को a + b वेक्टर या a वेक्टर - b वेक्टर का होल स्क्वायर खोलना है तो वहाँ पे हमेशा a डॉट b आता है, कभी भी यहाँ पे a क्रॉस b नहीं आएगा। इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना है। अभी रिसेंट कुछ क्वेश्चंस में इस तरीके का कंसेप्ट पूछा भी जा रहा है। अब कोलिनियरिटी की बात अगर अपन करें, कोलिनियरिटी जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि कोलिनियर होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास मिनिमम 2 हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स जब अपने को दे रखे होते हैं। अब चाहे उनकी डायरेक्शन कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है, यहाँ पे सेम डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड चाहे बराबर हो या ना हो, उसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर यहीं तक है, यानी कि इसको दूसरे कलर से ये वाला, ऐसा भी सीन अगर होता है तो इस टाइप के सारे वेक्टर्स को अपन कोलीनियर वेक्टर बोलते हैं। अब इसमें फायदा क्या है कि इसमें फायदा ये किसी एक वेक्टर को जब दूसरे वेक्टर के टर्म में अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल से ऐसे समझ लो, मान लो मेरे पास में एक आई कैप है, ये वेक्टर हो गया, दूसरा वेक्टर जो है 2 आई कैप, ये 2 आई कैप हो गया, तो इसको ए वेक्टर बोल दो, तो बी वेक्टर, तो बी वेक्टर एक्चुअली में ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर है। या फिर चाहो तो एग्जाम्पल दूसरा ले लो, यानी कि यहाँ पे इस वेक्टर को आई कैप प्लस जे कैप ले लेता हूँ, तो इसके पैरेलल वाला वेक्टर क्या रहेगा, या तो 1/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप ले लो, या फिर ऐसा करो 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप ले लो, जो कि अगर मैं इसको बी बोल दूं तो बी वेक्टर एक्चुअली में ए वेक्टर के 3 गुने के बराबर। यही चीज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि कोलिनियरिटी में क्या होता है, एक वेक्टर को अपन दूसरे वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि अगर मान लो जैसे कि अभी अपन ने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि एक वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप है जिसको ए बोल दिया, दूसरा वेक्टर 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप है जिसको बी वेक्टर में बोल दे रहा हूँ।
अब अगर ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो इनके जो आई कैप का कोफिशिएंट है, जे कैप का कोफिशिएंट है, और अगर के कैप यहाँ पे होता है तो उसका भी जो कोफिशिएंट है वो सब आपस में बराबर होने चाहिए। बस यहाँ पे कंडीशन क्या है कि B1 B2 B3 जो या A1 A2 A3 सारी की सारी वैल्यूज में से कुछ भी जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सिनेरियो बिगड़ जाएगा, जैसे कि अभी यहाँ पे बिगड़ रहा था। यहाँ पे अपने को आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप वाला चाहिए, दूसरा 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप चाहिए। तो यहाँ पे रेशियो हमेशा 1/3 1/3 1/3 के बराबर होगा। इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं जिनको आगे चल के अपन जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे होंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी काफी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं कि 3 पॉइंट्स अपने को दे रखा होता है, 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर दे रखा होता है, और फिर यहाँ पे उनकी कोलिनियरिटी के बारे में बात की जाती है, या फिर 4 पॉइंट दे देता है फिर बोलता है कि चारों पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं, पोजीशन वेक्टर्स के बारे में बेसिकली बात हो रही होती है। तो यहाँ पे जब भी ऐसा सिनेरियो अपने को मिलता है तो अपन यहाँ पे जैसे एक वेक्टर इसको मान लो, ए बी वेक्टर हो गया, एक पूरे को मान लो। अब सिंस ये कोलिनियर है तो दोनों एक ही लाइन में होने चाहिए, या फिर दोनों जो है मतलब यहाँ पे एक रेशियो दोनों का बीच में होना चाहिए, या फिर ऐसा बोल लो कि किसी भी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में हमको लिखते हुए बनना चाहिए। अगर ऐसा बनता है तो उस सिचुएशन में जो वो पोजिशन वैक्टर्स अपने को दे रखे हैं वो कोलिनियर आपस में होंगे। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स कभी कभी ऐसे आ जाते हैं कि इतना पोर्शन ले लिया लेकिन इतना लेते हैं तो कभी कभी नहीं भी आते। क्यों? क्योंकि जब हम ए बी और बी सी को ले रहे होते हैं तो अगर मान लो वो इस तरीके से वेक्टर चला जाएगा तो कोलिनियरिटी वाला कंसेप्ट यहाँ पे फेल हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार यहाँ पे बोल भी रहा हूँ कि जब भी अपन यहाँ पे यूज करें तो पहले इनिशियल वेक्टर यहाँ से स्टार्ट करो, दूसरे वेक्टर को भी एक जगह से, यानी कि इनिशियल पोजीशन 2 वेक्टर जब भी अपन ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 4 वेक्टर्स 4 पोजीशन वेक्टर जब अपने को दे रखे होंगे तो अपन 3 लेंगे। जब भी ऐसा केस हो तो इनिशियल पोजीशन को फिक्स रखो, फिर वेक्टर्स निकालो तो कोलिनियरिटी इजीली अपन फाइंड आउट कर पाएंगे। उसके साथ साथ जब 3 वेक्टर्स अपने को दे रखे होते हैं, 3 पोजीशन वेक्टर्स दे रखे होते हैं, तो उन सबके क्रॉस का सम 0 के बराबर होता है। ये क्यों होता है आगे चल के अभी अपन जब क्रॉस प्रोडक्ट देख रहे होंगे तो वहां पे देखेंगे। उसके साथ साथ एक और छोटा सा कंसेप्ट है कोप्लेनरिटी। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कोप्लेनर जो वेक्टर्स है यानी कि एक ही प्लेन में होने चाहिए वेक्टर्स। जब भी हम 2 वेक्टर्स के बारे में बात करते हैं तो वो 2 वेक्टर्स हमेशा एक प्लेन में होंगे ही होंगे, चाहे कोई भी 2 वेक्टर्स ले लो वो हमेशा एक प्लेन में होते हैं। लेकिन जब 2 वेक्टर से ज्यादा यानी कि 3 वेक्टर्स का केस अगर हम ले रहे हैं और तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में हैं तो हम किसी एक वेक्टर को बाकी 2 वेक्टर्स के टर्म में लिख सकते हैं। अब चाहो तो पहले वाले की तरह लिख लो, इसकी तरह, या फिर चाहो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो। यहाँ पे लैम्बडा की और म्यू की वैल्यू ऑटोमेटिकली इक्वेशन के बेसिस पे अपने आप को एडजस्ट कर लेगी। जो कि अल्फा और बीटा की वैल्यू आ रही होगी वही वैल्यू लैम्बडा और म्यू की अपने आप निकल के आएगी। जैसे कि मान लो अल्फा और बीटा की वैल्यू 2 और 1 आ रही होती, लेकिन अगर म्यू की वैल्यू 1/2 आ जाएगी तो 1/2 अगर ये आ चुकी है तो पूरी इक्वेशन को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपने आप एडजस्ट कर लेगी। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। सिंस अपन ने स्केलर प्रोडक्ट देख लिया तो इसका यूज कहाँ कहाँ अपने को करने को मिलता है क्वेश्चंस में। सबसे पहले प्रोजेक्शन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि मान लो हमारे पास में एक वेक्टर है, फिर बोलेगा दूसरे एक, या तो बोल देगा उस पे ऑन का यूज कर देगा या अलोंग का यूज कर देगा, या फिर बोलेगा इन डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। जब भी इन तीनों में से किसी का भी यूज हो रहा हो तो उसका मतलब ये है कि इस फॉर्मूले को याद करने का बेसिकली तरीका है कि ए डॉट बी को इन तीनों के बाद जो वेक्टर लिखा है उससे डिवाइड कर दो, उसके मैग्नीट्यूड से बेसिकली डिवाइड कर दो, तो अपने पास में प्रोजेक्शन निकल के आ जाता है। वहीं पे एक बार और यूज किया जाता है कंपोनेंट्स वगैरह निकालने में। कंपोनेंट देखो, प्रोजेक्शन की अगर मैं बात करूं तो देख के भी लग रहा है कि सीधा सीधा ये एक्चुअली में स्केलर क्वांटिटी है, बट कंपोनेंट्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे क्या होता है कि एक बी वेक्टर ए वेक्टर अपने को दे रखे हैं। अब किसी ए वेक्टर के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो पैरेलल वाला और एक होता है परपेंडिकुलर। यहाँ पे जब भी हम पैरेलल परपेंडिकुलर बात कर रहे हैं हम एक्चुअली में बी वेक्टर के रेस्पेक्ट में बात करें। जैसे ए पैरेलल वेक्टर को अपन बोलते हैं कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर और इन डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, है ना। इसको निकाल कैसे सकते हैं, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, ए वेक्टर का बी वेक्टर पे जो प्रोजेक्शन आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड निकालो और बी वेक्टर की डायरेक्शन के साथ में उसको लगा दो, है ना, तो ये अपने पास में आ जाएगा।
वहीं पे परपेंडिकुलर वाला अगर निकालना है तो सिंस अपने को ये वाला चीज पता है कि ए वेक्टर एक्चुअली में ए परपेंडिकुलर प्लस ए पैरेलल के बराबर होता है, तो यहाँ पे ए परपेंडिकुलर इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन निकाल सकते हैं, जिसका मतलब सबसे पहले मेरे को ए पैरेलल वेक्टर तो निकालना ही पड़ेगा, तभी जाके अपन ए परपेंडिकुलर वाले की तरफ पहुंच पाएंगे। अब नेक्स्ट अगर अपन आगे चलें तो क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास में आता है। क्रॉस प्रोडक्ट जो कि थंब रूल की हेल्प से निकाला जाता है। जैसे अगर मान लो ए वेक्टर अपने पास में ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, तो ए क्रॉस बी करोगे तो ऊपर आ जाएगा, बी क्रॉस ए करोगे तो नीचे आ जाएगा, जिसको अपन देख के यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं कि ये वाला और ये वाला जो लेंथ है दोनों बराबर है, जिसका मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड देख लो या बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड, ये तो हमेशा बराबर आएगा। लेकिन डायरेक्शंस में अपन सीधा सीधा देख पा रहे हैं दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन है, इस वजह से माइनस आता है। यानी कि बी क्रॉस ए जो वेक्टर आ रहा है, अगर उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो वो ए क्रॉस बी में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज है, कभी कभी क्वेश्चंस में डायरेक्टली ए क्रॉस बी नहीं बोलता, वो बोलता है कि हमारे पास में एक ऐसा वेक्टर है जो कि ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर, तो एक्चुअली में ए क्रॉस बी जो होगा वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है, बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है, उसके साथ साथ उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होता है जिसमें ए और बी दोनों वेक्टर्स लाई कर रहे होते हैं। तो होता क्या है, क्वेश्चंस में ऐसे बोलता है कि हमको एक यूनिट वेक्टर बताइए जो कि परपेंडिकुलर है ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के, तो यानी कि ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। अब चाहे तो ए क्रॉस बी का पूछ ले या बी क्रॉस ए का, बात तो दोनों के लिए सेम ही है, तो इस वजह से यहाँ पे ए प्लस माइनस लगा, यानी कि माइनस ऑफ ए क्रॉस बी किसके बराबर हो जाएगा, बी क्रॉस ए के। मतलब ये वाला जो माइनस अगर मैं चाहूँ तो इसको इधर लगा दूं तो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए क्रॉस बी भी अपन यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। अब इसको एक और तरीका है, मतलब देखो वैसे तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये वाला होता है कि ए क्रॉस बी अगर मान लो मैंने को निकालना है तो ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप होता है, और मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो सिंस एन कैप जो है एक्चुअली में एक यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो दोनों साइड मैग्नीट्यूड अगर मान लो मैं लगा रहा हूँ तो इस वजह से ये वाला फॉर्मूला अपने पास निकल के आता है। अब अगर मान लो इसको वेक्टर फॉर्म ये वाला निकालना चाहो तो ऐसे निकाल लो, या फिर ऐसे भी अपन निकाल सकते हैं कि अगर ए वेक्टर अपने को दे रखा है बी दे रखा है तो ए क्रॉस बी अगर निकालना है तो इस डिटर्मिनेंट को अगर मैं सॉल्व कर लेता हूं तो ये जो वेक्टर निकल के आएगा ये एक्चुअली में हमारे पास में ए क्रॉस बी वेक्टर होगा। अब इसकी कई सारी प्रॉपर्टी, जैसे कि इसको अभी अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसके साथ साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है कि प्लस माइनस में अगर दो वेक्टर्स अपने को दे रखा है तो अलग अलग भी अपन खोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें और हैं, जैसे कि एक चीज अपन ने डॉट प्रोडक्ट में नहीं देखी थी शायद, यहाँ पे ये वाली चीज़ थोड़ी सी मिस हो गई कि अगर मान लो मेरे पास में कोई दो वेक्टर्स दे रखे हैं और वो दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है ना, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ए डॉट भी जीरो होगा। लेकिन अगर मान लो मैं बोलता हूं कि दो वेक्टर्स हैं उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो इसके तो तीन केस हो सकते हैं। हमेशा देखो ऐसा कोई हमेशा जरूरी नहीं होगा, इस केस में तो हमेशा यही होगा कि ए डॉट भी जीरो हो जाएगा अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर थीटा जीरो थीटा 90 होने की वजह से। लेकिन जब ए डॉट भी जीरो है तो ऐसा भी हो सकता है ए वेक्टर जीरो हो या ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो, ऐसा भी हो सकता है बी वेक्टर जीरो हो या बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों परपेंडिकुलर हो। तो तीन केसेस यहाँ पे बनते हैं। कभी कभी स्टेटमेंट में इस तरीके की चीजें भी बोल देगा कि अगर ए डॉट बी इक्वल टू जीरो है तो हमेशा ए और बी परपेंडिकुलर होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसी चीज को अपन अब क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में रिलेट करें, यानी कि अगर मैं बोलूं कि थीटा इक्वल टू जीरो है, थीटा इक्वल टू जीरो होगा तो ए क्रॉस बी का वैल्यू जीरो हो जाएगा क्योंकि साइन थीटा जीरो हो जाएगा। तो चाहे तो ऐसे बोल लो कि थीटा इक्वल टू जीरो। अब जब थीटा इक्वल टू जीरो है तो कोई दो वेक्टर्स के बीच में थीटा इक्वल टू जीरो कब रहेगा, जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पैरेलल रहेंगे। तो जब थीटा इक्वल टू जीरो तो अपन बोल सकते हैं ए और बी बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल। लेकिन या फिर इसको ऐसा बोल दो कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा बोल दिया जाए कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जीरो है, ए क्रॉस बी जीरो वेक्टर के बराबर है, तो यहां पे भी वैसे ही तीन पॉसिबिलिटीज आती है। ए वेक्टर जीरो हो सकता है, बी वेक्टर जीरो हो सकता है, और दोनों वेक्टर्स जो हैं पैरेलल हो सकते हैं। अब इसका यूज क्या होता है, कई जगह पे इसका यूज किया जाता है। जैसे मान लो अपने को ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल के दो वेक्टर्स दे दे, दो लाइंस एडजेसेंट लाइंस के वेक्टर्स अपने को दे दे, ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर अगर दे दे तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड को हाफ से अगर डिवाइड कर दो तो ट्राइंगल का एरिया आता है। वहीं पे अगर मान लो उसके तीनों वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर मेरे को दे देता है
तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड का हाफ उस ट्राइंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। अब यही चीज अपने कोप्लेनरिटी में भी देखी थी। कोप्लेनरिटी में अपने क्या देखा था कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए इक्वल टू 0 होता है। क्यों 0 हो रहा है? क्योंकि जब तीन वेक्टर्स, तीन पोजीशन वेक्टर्स या तीन पॉइंट जो है एक लाइन में होंगे, तो या फिर एक लाइन के पैरेलल्स में होंगे, तो उस सिचुएशन में कभी वहां पे ट्राइंगल बन ही नहीं पाएगा। जब ट्राइंगल बन ही नहीं पाएगा तो वहां पे ट्राइंगल का एरिया हमेशा 0 होगा। इस वजह से ये वाली कंडीशन या रिजल्ट जो है वो अपने पास में निकल के आता है। उसके साथ साथ ये वाली चीज भी अपन देख सकते हैं कि जब दो वेक्टर्स को लीनियर हैं तो यहाँ पे ए क्रॉस बी हमेशा 0 होगा, क्योंकि उनके बीच का एंगल 0 होता है। ये लेकिन 3D वाले केसेस के लिए ही केवल एप्लीकेबल है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि एक जगह और क्रॉस प्रोडक्ट का यूज हम कर सकते हैं, जैसे पैरेललोग्राम वगैरह का एरिया निकालना है। तो अगर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड दे रखे हैं तो उनका क्रॉस का मैग्नीट्यूड एरिया को रिप्रेजेंट करता है। अगर डायगोनल्स दे रखे हैं तो डायगोनल्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है उसको हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो पैरेललोग्राम का एरिया हमारे पास में निकल के आता है। वहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि उसके पोजीशन वेक्टर्स दे दे। जब पोजीशन वेक्टर देगा तो यहाँ पे अब अलग से इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है। अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एक एडजेसेंट वेक्टर ये निकाल लो, एक ये निकाल लो, दोनों का क्रॉस कर दो, मैग्नीट्यूड निकाल लो, पैरेललोग्राम का एरिया आ गया। या फिर अपोजिट अगर दे रखा होता है तो फिर अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसको निकाल लो और इसको निकाल लो और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, मैग्नीट्यूड निकाल लो और उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है। इस चीज का खास करके अपने को ध्यान रखना है, जब भी पैरेललोग्राम के एरिया हम निकाल रहे हैं और डायगोनल्स का अगर यूज करते हैं तो हाफ से मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज नहीं करना। अब इसके बाद आता है बॉक्स प्रोडक्ट, जिसको कि अपन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं। यहाँ पे अपने पास में तीन वेक्टर्स होते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी के फॉर्मेट में अपन इसको लिखते हैं, जिसमें पहले ये वेक्टर है ना। और इसको सिंप्लीफाई अगर मान लो मेरे को करना है तो ए वेक्टर अगर ऐसे दे रखा है, बी ऐसे दे रखा है, सी ऐसे अगर दे रखा है, तो ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू देखो, एक तो स्टैंडर्ड तरीके से अपन निकाल सकते हैं कि भाई बी वेक्टर दे रखा है, सी दे रखा है, सबसे पहले बी क्रॉस सी निकाल लो, वहां से जो वेक्टर आया उसका ए वेक्टर के साथ डॉट कर दो। बट कम टाइम में सॉल्व करना, जल्दी अपने को सॉल्व करना, तो सीधा डिटर्मिनेंट में रो वाइज तीनों वेक्टर्स को ए बी सी को लिख दो और तो अपने पास उस बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी के फॉर्म में होगी। और इसको इस तरीके से भी अपन रिप्रेजेंट करते हैं, बॉक्स ऑफ एबीसी। अब देखो यहाँ पे ऐसा एक प्रॉपर्टी होता है कि बॉक्स ऑफ एबीसी जो है, इसमें जो तीनों वेक्टर है साइक्लिक ऑर्डर में अगर बदलते रहें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू सेम रहती है, जैसे ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब भी हम दो यहाँ पे वेक्टर्स को बदल रहे हैं, दो की पोजीशन यहाँ पे अल्टीमेटली बदल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे इसको इधर लेके आते हैं, है ना। एक रो का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जब एक रो को हम चेंज करते हैं, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है तो माइनस साइन आता है, फिर दोबारा हम चेंज करेंगे जिससे कि ए बाद में आ जाएगा, सी बीच में आ जाएगा, बी ऊपर चला जाएगा, तो फिर से माइनस आएगा तो फिर उसको -1 से मल्टीप्लाई कर, तो अल्टीमेटली प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी वजह से ऐसा हो रहा है कि दो बार जब वेक्टर्स को चेंज अपन कर रहे हैं साइक्लिक ऑर्डर में, जहां पे अल्टीमेटली दो दो वेक्टर्स चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इन तीनों की वैल्यूज बराबर होती है। इसका एक काफी इंपॉर्टेंट यूज ये है कि जब भी अपने को पैरेलल पाइप वगैरह का एरिया निकालना है, जिसकी तीन क्वार्टर माइनस एजेस अगर अपने को दे रखी होती है, तो ए बी सी का जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो एक्चुअली में पैरेलल पाइप का यहाँ पे एरिया को, सॉरी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, देखो ठीक है, मेंस के पर्सपेक्टिव से तो यहाँ तक ही दिया जाता है, लेकिन एडवांस के पर्सपेक्टिव से अपन बात करें तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेगा, जैसे यहाँ पे आई कैप, जे कैप, के कैप के रेस्पेक्ट में दे रखा था, बट यहाँ पे क्या करेगा, वो किसी और वेक्टर के ही रेस्पेक्ट में दे देगा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। इस तरीके से अगर मान लो अपने को क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी एक वेक्टर को बाकी और वेक्टर के रेस्पेक्ट में लिख रखा है ना, कि आई कैप, जे कैप, के कैप के रेस्पेक्ट में, तो अपन यहाँ पे ए डॉट बी क्रॉस सी अगर उसका निकालना है, सबसे पहले वही डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो, उसके साथ साथ अल्फा बीटा गामा का बॉक्स प्रोडक्ट निकाल के उसको उस डिटर्मिनेंट वाली वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई कर देना, मतलब इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। अब जो ये अल्फा बीटा गामा है, ये भी तो किसी न किसी टर्म में दे रखे होंगे, जैसे अल्फा वेक्टर को तो अब आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में देगा, तो इसको सॉल्व करके फिर अपन इसको निकालते हैं।
और यहाँ पे एक और चीज़ है कि जैसे अगर मान लो a डॉट बी क्रॉस सी लिखा है तो अपन इसको a क्रॉस बी डॉट सी भी ले सकते हैं, यानी कि डॉट को क्रॉस की जगह और क्रॉस को डॉट की जगह इंटरचेंज भी कर सकते हैं, तब भी इसके आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसे कि अभी अपन ने यहाँ पे देखा है, दो को अगर चेंज करते हैं तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन केवल एक को चेंज करोगे तो उसकी वजह से जैसे डिटर्मिनेंट में माइनस आता तो आउटपुट में माइनस आएगा, तो इसी वजह से माइनस से इसको अपन मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, तभी जाके दोनों वैल्यूज बराबर हो पाएंगी। दूसरी चीज कि जब भी यहाँ पे कोई दो वेक्टर सेम हो, चाहे ए हो, बी हो या सी हो, या फिर ऐसा हो कि कोई भी दो वेक्टर्स जो हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर अपने को पैरेलल दे रखे हैं, तो उससे क्या होगा कि इस डिटर्मिनेंट की दो रो जो हैं वो सेम हो जाएंगी। जब भी किसी डिटर्मिनेंट की दो रो सेम होती है तो उसका आउटपुट जीरो आता है, इस वजह से ये वैल्यू जीरो के बराबर हमेशा होंगी। उसके बाद एक चीज और अपन यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे अगर मान लो ए बी सी अपने को तीन वेक्टर्स दे रखे हैं जिनके बारे में बोल दिया है कि वो तीनों नॉन जीरो है, जीरो तो हो ही नहीं सकते, उसके साथ साथ नॉन कोलीनियर है, जिसका मतलब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ में पैरेलल वगैरह नहीं है, तो यानी कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में हम नहीं लिख सकते, यानी कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है लास्ट वाली ये यहाँ पे नहीं लग रही है। उसके बाद बोला कि फिर अगर ऐसा बोल दिया जाए कि तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट का वैल्यू जीरो होता है। इस चीज को ध्यान रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर जीरो होता, कोई भी वेक्टर जीरो होता तब तो ऑलरेडी ही जीरो हो गया, या कोलिनियर होते तब भी ऑलरेडी जीरो हो गए। जब इन दोनों केसेस में भी नहीं हो रहा है तब कोप्लेनरिटी के बेसिस पे या कोप्लेनरिटी वाले केस में बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो होती। और एक ये वाली चीज़ है कि अगर मान लो अपने को इस तरीके से कोई दो वेक्टर्स दे रखे हैं जिनका सम के फॉर्मेट में दे रखा है, तो अपन इस सम को कुछ इस तरीके से खोल देते हैं, एक बार में एक ही खुल पाता है। अगर यहाँ पे c प्लस डी और e होता तो पहले a प्लस बी को ही खोलते, फिर सारे के सारे आते, फिर c प्लस डी को खोलते, फिर इस तरीके से चलते जाते। बॉक्स प्रोडक्ट से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन जेईई मेंस इवन एडवांस में भी पूछे ही जाते हैं। अब आते हैं रेसिप्रोकल सिस्टम पे। रेसिप्रोकल सिस्टम का कहना क्या है कि वैसे अगर देखा जाए तो हमारे पास में जैसे वेक्टर्स का हम एडिशन भी करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इन सब की हेल्प से, लेकिन डिवीजन पॉसिबल नहीं है ना। एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में डिवाइड नहीं कर सकता। वैसे भी अगर देखोगे तो 2i कैप प्लस 2j कैप को अगर 3i कैप प्लस 4j कैप से डिवाइड करोगे तो वो दिमाग में सबसे पहले ये आएगा क्या मीनिंगलेस चीज़ है, क्या करना क्या है यहाँ पे। तो इसी वजह से रेसिप्रोकल सिस्टम आता है कि देखो 2 को या तो हम 1/2 से डिवाइड कर दें, ऐसा बोल दें, या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ रहा है, या फिर हम ऐसा बोल दें कि 2 को अगर उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आउटपुट अपने को 1 मिलता है। वही चीज़ यहाँ पे है कि ए बी सी अगर मान लो मेरे पास में दो वेक्टर्स हैं, उनका बॉक्स प्रोडक्ट, तीन वेक्टर्स हैं, उनका बॉक्स प्रोडक्ट जीरो नहीं है, तो ए डैश बी डैश सी डैश वेक्टर्स को अगर मैं रेसिप्रोकल बोल दूं तो उस वेक्टर का अगर उसके रेसिप्रोकल के साथ डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो वैल्यू हमेशा 1 आती है। किसी और के साथ करूंगा तो यहाँ पे जीरो अपने पास में आ जाएगा। क्यों जीरो आएगा वो भी अभी अपन बात करेंगे। तो यहां से ए डैश वेक्टर जो है इसके बराबर आता है ना। बस ध्यान क्या रखना है कि डिनोमिनेटर में हमेशा ए बी सी का बॉक्स है, और न्यूमरेटर की अगर बात करोगे तो जिस वेक्टर का डैश अपन ले रहे हैं, रेसिप्रोकल निकाल रहे हैं, उसके अलावा बाकी दो वेक्टर्स का सीक्वेंशियल बेसिस पे, ए बी सी के बेसिस पे साइक्लिक ऑर्डर में क्रॉस प्रोडक्ट होते हुए चला जा रहा है। अब यहाँ पे बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे जो बोल रहा था कि ए का अगर मैं बी डैश के साथ में डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो यानी कि इसका बी ए के साथ में करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा ए डॉट ये, जिसका मतलब क्या हो रहा है कि ये तो एक बॉक्स प्रोडक्ट बन गया न्यूमरेटर में जहाँ पे दो वेक्टर सेम है जिसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसी वजह से बाकी सारी के सारी वैल्यूज जो हैं ये सब भी जीरो ही होती हैं। इसके बाद आता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि जब अपने पास में तीन वेक्टर्स दे रखे होते हैं उनका ट्रिपल प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से अपन निकालते हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस सी को अपन बोलते हैं एक्चुअली में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, इसका इस तरीके से देखो, वैसे चाहो तो बी क्रॉस सी कर लो, फिर उसका ए के साथ क्रॉस करो, वैसे खोल लो, या फिर दूसरा तरीका यहाँ पे ये वाला है कि हम क्या कर सकते हैं कि इसको खोलने का सीधा सीधा तरीका ये है कि जो यहाँ पे वेक्टर लिखा है सबसे पहले इसको दूर वाले वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट करना है, उसके बाद जो वेक्टर बच गया उसको एज इट इज लिख देना है, फिर माइनस साइन लगाना है, फिर उसके बाद में इस वेक्टर का पास वाले वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है और फिर बचे हुए वेक्टर को एज इट इज लिख देना है।
लेकिन अगर ये ब्रैकेट आगे पीछे हो जाए जैसे कि इस केस में हो रहा है तो क्या करेंगे, तो देखो इसको अपन माइनस इस तरीके से लिख सकते हैं, फिर इसको मैंने अलग खोल दिया। यहाँ पे भी जो इसका आउटपुट आ रहा है वो ये वाला आ रहा है ना, और यहाँ पे जो ऊपर मैंने बताया उसी चीज को यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि सबसे पहले इस वेक्टर को दूर वाले वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे और फिर बचे हुए वेक्टर को एज इट इज लिख देंगे, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर इस वाले वेक्टर का दूर वाले वेक्टर के साथ सॉरी पास वाले वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे और फिर बचे हुए वेक्टर को एज इट इज अपन यहाँ पे ले लें। तो इस तरीके से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू अपन काफी आसानी से निकाल सकते हैं। और जब भी क्वेश्चन में ऐसा दे दिया जाए, देखो ये प्रॉपर्टी भी काफी इंपॉर्टेंट है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए का बॉक्स प्रोडक्ट एक्चुअली में ए बी सी के बॉक्स प्रोडक्ट के होल स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज जो है, कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा भी पूछता है कि अपने को 3 वेक्टर्स दे दिया, फिर बोलेगा यूनिट वेक्टर बताइए जो कि ए और बी वेक्टर के साथ में कोप्लेनर है, उसके साथ साथ तीसरा वेक्टर जो सी है उसके साथ में परपेंडिकुलर है। तो एक्चुअली में ये इसी ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है, ए बी सी ए क्रॉस बी क्रॉस सी के बारे में। अब सिंस ये अपवर्ड भी हो सकता है डाउनवर्ड भी हो सकता है, इस वजह से प्लस साइन यहाँ पे आ रहा है। तो ये अपन निकाल सकते हैं, यानी कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो या इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो तो हमारे पास एक ऐसा वेक्टर निकल के आता है जो कि ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ में कोप्लेनर है और सी वेक्टर के साथ में परपेंडिकुलर है। अब 4 वेक्टर्स का केस भी आता है कि अगर अपने को 4 वेक्टर्स दे रखे होते तो स्केलर प्रोडक्ट अगर अपने को करना है तो कुछ इस तरीके से अपन यहाँ पे करेंगे, जिसमें डॉट प्रोडक्ट के पहले वाले जो 2 वेक्टर्स हैं उनको अपन वर्टिकली लिखेंगे 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट में, और जो बाद वाले वेक्टर्स हैं सी और डी इनको अपन हॉरिजॉन्टली लिखेंगे। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तुम चाहो तो ए बी को यहाँ पे ए बी को हॉरिजॉन्टली लिख लो और सी डी को वर्टिकली लिख लो, क्योंकि देखो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज करोगे तो वही निकल के आएगा जो मैं बोल रहा हूँ। तो किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसके ट्रांसपोज के बराबर, दोनों चीज बराबर ही होती है। वही चीज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसको ए डॉट डी को यहाँ पे लिख दूँ, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर ए डॉट सी तो मैंने लिखा, ए डॉट डी मैंने यहाँ पे लिख दिया और बी डॉट सी यहाँ पे आ गया, बी डॉट डी यहाँ पे आ गया। अब क्या हुआ, सी वेक्टर और डी वेक्टर हॉरिजॉन्टली हो गया, ए वेक्टर और बी वेक्टर वर्टिकली हो गया। तो इस केस में भी इसकी वैल्यू सेम ही आएगी। तो कैसे भी इसको कर लो, यहाँ पे कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि डॉट के पहले वाला जो है उसको हॉरिजॉन्टली लेके चलना है। वहीं पे अगर 4 वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की बात आती है तो इसको अपन ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे इसको मैं बोल देता हूँ, मान लो ये ए क्रॉस बी है, ऑब्वियस सी बात है एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, मान लेते हैं ये ई वेक्टर है, कोई सिंगल वेक्टर है। अब जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी में अपन ने देखा था वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगा। सबसे पहले इसका दूर वाले के साथ में डॉट प्रोडक्ट, तो ए ई वेक्टर का डॉट विद डी वेक्टर, ई क्या है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का डॉट विद डी वेक्टर यानी कि बॉक्स ऑफ ए बी डी, और बच गया कौन सा सी वेक्टर, तो उसको लिख दिया। फिर ऐसे ही ये वाला अपने पास में निकल गया, बीच में माइनस आ रहा है, ठीक है। अलग से इन जो फॉर्मूलाज हैं 4 वेक्टर वाले इनको याद करने की कोई खास जरूरत नहीं, बस इसको ऐसे याद रखना है, डिटर्मिनेंट की हेल्प से अपन इसको सॉल्व कर रहे होते हैं। तो कुछ यही थे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।